गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अलंकार हिंदी व्याकरण में चैप्टर सेकंड वर्ण विचार आज हम पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है सबसे पहले तो ये देखते हैं। मानव के मुख से ध्वनियों का उच्चारण होता है। इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ण के लिए एक चिन्ह निश्चित किया जाता है। वर्ण भाषा के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। वर्ण मुख से निकली वह छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। चलिए देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। अल्फ़ाबेट वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर वॉवल्स क्या होते हैं देखते हैं। जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये सभी ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इसलिए ये सब स्वर है। इनमें अ ई उ और रू मूल रूप है। इनमें से री का हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है। केवल ऋतु ऋण या ऋषि जैसे कुछ शब्दों में इसका प्रयोग मिलता है। री और री के उच्चारण इतने मिलते जुलते हैं कि आज इनमें स्पष्ट रूप से भेद करना कठिन है। स्वर के भेद। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर मतलब जो छोटी ई की मात्राएं, बिना मात्राओं के शब्द, छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, यह सब ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, यह सारी मात्राएं दीर्घ स्वर में आती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 है, अ, ई, उ और री। चलिए दूसरा पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है वे लुप्त स्वर कहलाते हैं। ये प्रायः दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उच्चारण के स्पष्टता के लिए इनके आगे 3 लगा दिया जाता है। इसका तात्पर्य है तिगुना समय। जैसे ओम। ओम आपने देखा होगा अधिकतर ओ 3 और म लिखा जाता है, मतलब यहाँ ओम में तिगुना समय लगता है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए यह ओम म ये लुप्त स्वर में आता है। इन सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है। चलिए देखते हैं अब व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी सांस मुख के किसी अवयव से बाधित होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। हल चिन्ह जैसे बिना मात्राओं के जब शब्द आते हैं और हम उसे अलग अलग जब करते हैं, तो जैसे कमल हमें लिखना है तो कमल कैसे लिखेंगे हम, क हलंत क,
प्लस अ प्लस ल हलंत ल प्लस अ प्लस म। तो जो हलंत आता, जो स्वर है, हलंत जो शब्द आते हैं, जिन शब्दों के नीचे हलंत लगता है वह बिना मात्राओं के शब्द होते हैं, और जिन शब्दों के नीचे जो चिन्ह लगता है उसे हल कहते हैं। यह स्वर रहित होने का चिन्ह है। जहाँ कहीं स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो वहाँ हल चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। हिंदी के व्यंजन इस प्रकार हैं। ये पूरा चार्ट आप देख लीजिए, क से लेके ग से ज्ञानी तक है, यहाँ श से श्रमिक तक दिया गया है, और ढ और ड और ढ यह अतिरिक्त स्वर भी यहाँ दिए गए हैं, अतिरिक्त व्यंजन भी यहाँ दिया गया है। स्वरयुक्त व्यंजन और उनके वर्ग। चलिए अब पढ़ेंगे हम स्वरयुक्त व्यंजन। क वर्ग में क ख ग घ अणा खाली आता है। च वर्ग च छ ज झ अणा। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, ड के नीचे बिंदी, ढ के नीचे बिंदी, यह अतिरिक्त व्यंजन में आता है। प वर्ग प फ ब भ म। अंत्यस्थ व्यंजन में य र ल व आते हैं। ऊष्म व्यंजन में श स श श स स ह आते हैं, और संयुक्त व्यंजन श त्र ज्ञ श्र, यह संयुक्त व्यंजन में शब्द आते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। ऊपर दी गई तालिका के अंतर्गत बताए गए सभी वर्गों के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी स्थान विशेष का स्पर्श करती है। स्पर्श किए जाने वाले स्थान भेद के कारण ही स्पर्श व्यंजन के निम्नलिखित भेद हो जाते हैं। यहाँ नीचे एक आपको चार्ट दिया गया है। ये स्पर्श व्यंजन क से लेके प फ ब भ म तक, तो ये आपके मुंह में कहाँ कहाँ स्पर्श करते हैं, यहाँ यह बताया गया है। कंठ। कंठ क्या होता है? हमारी मुंह के अंदर जो पीछे का हिस्सा होता है उसे कंठ कहा जाता है। यहाँ से हम जब क वर्ग बोलते हैं तो हमें पीछे से कंठ से जोर लगाना होता है। क ख ग घ। तालु। तालु क्या होता है? तालु हमारी जीभ क वर्ग बोलते समय हमारी जो जीभ के बीच का हिस्सा ऊपर तालु से स्पर्श करता है, इसीलिए च वर्ग यह तालव्य वर्ग कहलाता है। च छ ज झ इ। ट वर्ग में हमारी जो जीभ है, ट वर्ग में हमारी जीभ का जो सामने का हिस्सा है वह तालु से बीच में थोड़ा इधर आके, तालु से नहीं उससे पहले टच होता है, और इसीलिए उसे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं ये। ट ठ ड ढ न। त वर्ग हम ये दांत से बोलते हैं, इसलिए इसे दंतस्थ व्यंजन कहते हैं इसे। त थ द ध न। प वर्ग ये हम ओठ से कहते हैं, इसलिए यह ओष्ठ व्यंजन में आते हैं। नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन मीन्स जो हम नाक से उच्चारण करते हैं उसे नासिक के व्यंजन कहा जाता है। इसका उच्चारण नासिका से होता है, अतः इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, जैसे अण, अ, न, म। अंतस्थ व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ
होठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है, जैसे य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इसका उच्चारण रगड़ या घर्षण के कारण होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते हुए तालु को और स का उच्चारण करते हुए दांतों के रगड़ को छूती है। श को मूर्धन्य कहा जाता है, किंतु इसका उच्चारण भी अब श की ही भांति होता है, जैसे श, 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 स, ह। यह ऊष्म व्यंजन है। श, स, श, ह। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो एक घर्षण होता है और गर्म हवा मुख से निकलती है, इसलिए यह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ आपको जो ये चार्ट पिक्चर दिया गया है, उस पिक्चर से आपको नासिक्य, दंत, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य, कंठ, यह सब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से शब्द आपको कहाँ मुख से कहाँ स्पर्श होते हैं और इसीलिए उनको उसी नाम से पुकारा जाता है। चलिए अब इसके नीचे पढ़ेंगे हम अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन किसे कहते हैं देखते हैं। ड, ढ जिसके नीचे बिंदी लगाई जाती है को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। ड और ढ हिंदी वर्णमाला में अपना लिए गए व्यंजन हैं। ये संस्कृत में नहीं थे। ये ड ढ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए गए हैं। ड और ढ का प्रयोग शब्द के पहले न करके प्रायः बीच में या अंत में किया जाता है, जैसे कड़ा, कड़ाही, बाढ़, बढ़िया आदि। ड और ढ ये हमारे व्यंजनों में भी आते हैं, बट ड और ढ के नीचे जो बिंदी आती है उसे अतिरिक्त व्यंजन में शामिल किए गए हैं। यह पहले वर्णमाला में नहीं थे, पर अब इसे अतिरिक्त व्यंजन के हिसाब से इसे वर्णमाला में शामिल किए गए हैं। इसकी सबसे इसकी खासियत यह है कि यह कभी भी ड और ढ से, जहाँ हम इसके नीचे बिंदी लगाई जाती है, यह शब्द कभी भी पहले शब्द से शुरू नहीं होता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे शब्दों के नीचे ही ड और ढ के नीचे बिंदी लगाई जाती है। पहला शब्द ड और ढ के नीचे बिंदी वाला उपयोग नहीं किया जाता। यह इसकी खासियत है। सेकंड पढ़ेंगे आगत वर्ण। ज, फ और अ आगत वर्ण कहे जाते हैं। ज और फ का प्रयोग प्रायः उन कुछ शब्दों में होता है जो अंग्रेजी तथा अरबी फारसी से आए हैं, तथा अ का उच्चारण आ को औ के बीच की ध्वनि है। यह कॉलेज, हॉल आदि जैसे कुछ अंग्रेजी शब्दों में प्रयुक्त होता है। अ जैसे कॉलेज, यहाँ कॉलेज लिखा है, हॉल लिखा है, उस पर जो यह वर्ण लगा हुआ है, तो यह वर्ण सिर्फ अंग्रेजी शब्दों के लिए ही यूज़ होता है, जैसे कॉलेज, हॉल, प्रोफेसर, मैनेजर, इन शब्दों के लिए ही यह आगत वर्ण यूज़ होता है। ज और फ यह अरबी शब्द से लिए गए शब्द हैं, जैसे जोया, जाफरानी। इन शब्दों के नीचे यह बिंदी लगाई जाती है। संयुक्त व्यंजन। श, त्र, ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन हैं। यहाँ संयुक्त व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, यह देखिए। क प्लस श इज इक्वल टू क्षत्रिय श। ज प्लस त्र इज इक्वल टू ज्ञ। त प्लस र इज इक्वल टू त्र। श प्लस र इज इक्वल टू श्र।
चलिए आगे रीड करेंगे। अयोगवाह किसे कहते हैं, देखते हैं। हिंदी में स्वरों और व्यंजनों के मध्य दो ध्वनियाँ होती है जो स्वर और व्यंजन के मेल से बनी हैं। ये ध्वनियाँ अनुस्वार और विसर्ग है। ये दोनों ध्वनियाँ अ आदि स्वर के बिना नहीं बोली जा सकती। अ आदि स्वर के योग से वहन होने के कारण ही इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जैसे दंत प्रायः। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार बिंदी, जो अम के ऊपर जो बिंदी आती है उसे अनुस्वार कहते हैं, और जो विसर्ग आता है उसे अनुनासिक कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं ये देखिए। अब यहाँ पिक्चर में जो बताया जा रहा है, ऊपर बिंदी, उसे अनुस्वार कहते हैं। के उच्चारण के लिए उससे पहले अ या अन्य कोई स्वर अवश्य चाहिए, वरना इसका उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे प्रायः अर्थात प्रातः में ह का उच्चारण करने के लिए भी इससे पूर्व अ आदि स्वर आवश्यक हैं। अनुस्वार जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण थोड़ा जोर से होता है, उनके ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पंत, कंठ, दंत, अंगुली, कंगन, चंदन, यह सब अनुस्वार वाले शब्द हैं, जिसमें अनुस्वार की बिंदी लगती है। अनुनासिक जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं वे अनुनासिक कहलाते हैं। ये चंद्र बिंदु के रूप में वर्ण पर लगाए जाते हैं। जैसे चांद, मांद, कांपना, हाफना, भाफना, भांति, सांप, गांव, चांद, यह सारे शब्द अनुनासिक वाले शब्द है, जिसमें चांद बिंदु ऊपर लगाया जाता है, उसके शब्द है ये। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में बहुत से लोग भूल जाते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतएव इसके उच्चारण में सावधानी बरती जानी चाहिए। जैसे हंस और हस शब्द को ही लीजिए। हस के अनुस्वार लगता है और इसका उच्चारण अनुनासिक लगे शब्द हस से एकदम भिन्न है। हंस एक पक्षी है, जबकि हस में अनुनासिक का प्रयोग होता है। इसका अर्थ है हंसना। हंस यह एक पक्षी है जिसमें अनुस्वार लगाया जाता है। हस यह हंसी है जिसमें चांद बिंदु लगाया जाता है। अनुनासिक चिन्ह लगाया जाता है। दोनों के अर्थ अलग है, दोनों चिन्ह अलग है। विसर्ग किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं विसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है तथा इसका चिन्ह विसर्ग दो बिंदी है। यह चिन्ह वर्णों के आगे लगता है। जैसे संभवतः, पुनः, दुःखः, अतः, प्रातः, इन शब्दों में विसर्ग चिन्ह लगाए जाते हैं। व्यंजनों के उच्चारण स्थान। व्यंजनों का उच्चारण मुख के भिन्न भिन्न स्थानों से होता है। बोलते समय हमारी जीभ मुख के जिस भाग का स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। स्थान भेद से व्यंजन वर्णों के निम्नलिखित उच्चारण स्थान कहे जा सकते हैं। कंठ से मीन्स गले से क, ख, ग, घ, अण ये बोला जाता है, यह वर्ग बोला जाता है। तालव्य वर्ग से, जैसे पिछले चार्ट में मैंने आपको बताया कि आपको कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, यहाँ से मुख से जो शब्द आप बोलते हो, जो वर्ग आप बोलते हो, उस वर्ग को उस तालिका में समाहित किया गया है।